सो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। और ये बायोटेक्नोलॉजी मैं आपको 360 डिग्री से यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में, जहाँ पे मतलब आम आदमी की भाषा में, जहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर कितना इम्पोर्टेंट है और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखो हम बहुत ही वैसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है या आएगा, यूपीएससी में नहीं तो सीडीएस में, सीडीएस में नहीं तो किसी और में। तो ये टॉपिक हर चीज़ के लिए, इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। टॉपिक हम कवर करेंगे, डीएनए क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेल, क्रोमोसोम एंड डीएनए। ठीक है, बेसिकली हम ये सब कुछ कवर कर रहे हैं। और व्हाट इज़ जीन, डीएनए वर्सेस आरएनए, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, तो ये सारे हम टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो बिना देर करे हम देखते हैं, और प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन भी देख लेंगे क्या क्या आए हुए हैं। सोर्सेज देखते हैं। सोर्सेज देखो, एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी से लिया है मैंने, क्लास चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, चैप्टर 12 यहाँ से, चैप्टर 6 यहाँ से, न्यूज़पेपर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो लेट मी रब इट देन आई विल, कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये मान लो कि बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी सा है, और बहुत आराम से सुनते रहना और बहुत जल्दी ये खबर खत्म भी हो जाएगा। आपको पता है डीएनए क्या होता है। बेसिकली ये होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें हेरिडिटी मटेरियल होता है ह्यूमंस का, ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। देखो मेरी बात, आपके ही पापा है, किसी और के नहीं, कैसे पता चलता है? उसमें एक डीएनए होता है, आपके फादर में एक डीएनए होगा जो आपके डीएनए से मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन हो, आप स्मार्टफोन हो, आपके पापा फिंगरप्रिंट है। जब वो अपना फिंगर आपके फिंगरप्रिंट, आपके स्मार्टफोन हो, आपके ऊपर रखेंगे तो मैच करेगा। सेम आप दोनों का डीएनए, आपका डीएनए आपके फादर से मैच करेगा, तो वो सक्सेस हो जाएगा कि हाँ आप उन्हीं के बेटे हो। नियरली एवरी सेल इन अ पर्सन्स बॉडी हैज द सेम डीएनए। ठीक है, अब देखो इसको देखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन सेल, क्रोमोसोम, डीएनए। सेल किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, याद आ गया ना, रॉबर्ट हुक। आगे देखो, डीएनए इज पैकेज्ड इनटू क्रोमोसोम। यहाँ देखो, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, और वहीं आरएनए वो सिर्फ एक सिंगल है। ठीक है, देखो, क्रोमोसोम कंटेन्स अ सिंगल लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक बात याद रखना, टोटल कितने, आई थिंक ये स्क्रीन आपको थोड़ी सी जूमिंग है, एक सेकंड। अब ठीक है, इज इट फन? ओके, तो देखो, ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस के 23 पेयर्स है क्रोमो, मतलब टोटल कितने हो गए? 46। ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ 23। अरे 23 तो 23 होगा क्रोमोसोम पेयर्स एंड अप्रोक्स 25,000 जीन्स। आगे देखो, अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंदर होंगे, उस सारे आगे सॉल्व हो जाएंगे। जीन क्या होता है? अ जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। जो जीन्स होते हैं डीएनए से बने होते हैं। जीन्स बने होते हैं डीएनए से। ठीक है, सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। कुछ जीन्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन की तरह वर्क करते हैं कि वो, एक सेकेंड, हाँ, मेक मॉलिक्यूल्स की प्रोटीन्स बना सके। देखो, आरएनए हैज सिंगल स्ट्रैंड इंस्टेड ऑफ डबल। आरएनए हैज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमाइन। डीएनए इज लाइक अ स्टोरेज डिवाइस स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरएनए डिकोड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ डीएनए। अब एक बहुत बड़ी बात, ये भूल जाओ, इसमें बस इतना याद रखना, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड है और आरएनए के अंदर यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड है और आरएनए एक यूरासिल है, थाइमाइन नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं डीएनए और आरएनए में फर्क क्या भैया, वो बता दो बस। देखो, डीएनए का मतलब है डाइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए जो होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है, आरएनए डिकोड करता है इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आपके फोन, आप एक चाइनीज पर्सन है, मैं एक इंडियन हूँ। ठीक है, आपके फ़ोन में चाइनीज़ लैंग्वेज है, मेरे अंदर, मैं एक इंडियन पर्सन हूँ, मैंने आपका फ़ोन उठा लिया, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपका फ़ोन में मैं देख रहा हूँ यार ये क्या लिखा हुआ है। तो मैंने एक दूसरे बंदे से बोला, भाई, वो उसको चाइनीज़ आती है, मैंने उसको बोला भाई इसमें बताओ क्या लिखा हुआ है, तो वो मेरे को बताएगा इसमें चाइनीज़ में, वो चाइनीज़ में नहीं बताएगा मुझे हिंदी में बताएगा कि देखो भाई इसमें ये लिखा हुआ है। समझे? मतलब डीएनए जो होता है, जो आपका स्मार्टफोन है डीएनए का वर्क करेगा। डीएनए जो होता है वो, ये डीएनए है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ स्टोर करता है, लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं सकता है सिवाय किसके? आरएनए के। उसको आरएनए ही पढ़ पाएगा। आरएनए वो बंदा है जिसको ये वाली लैंग्वेज आती है। ठीक है, आई होप कि आपको आज क्लियर हो गया होगा आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है। मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा मेरे
डिस्क्रिप्शन से ले लेना। डीएनए आरएनए में क्या फ़र्क है? देखो डीएनए में ना, देखो ये डबल स्ट्रैंड होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए में यूरासिल, साइटोसाइन, गुआनाइन, एडिनाइन। इसमें एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन। यहाँ थाइमाइन होता है, यहाँ यूरासिल होता है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, आ जाओ। डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड चेन, प्रोटीन। कैसे? देखो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन किया, फोल्डिंग हुई, ये बन गया। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम, देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्टोम, समटाइम्स इन द न्यूज, रेफर्स टू क्या कहते हैं? द फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सपोज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी हार्ड, बट देखो जब आप ये मटेरियल पढ़ लोगे ना तो आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। और ये क्वेश्चन क्योंकि उस वक्त न्यूज़ में था, तो ये उस वक्त न्यूज़ में वहाँ से कवर हुआ होगा, तो ये बल्कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बेसिकली आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग देगा। अगर आपके 14 क्वेश्चन साइंस टेक्स्ट से आते हैं तो 7 आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होते हैं, और 7 जो होते हैं 2-3 आपके बेसिक मटेरियल से आते हैं, 3 बाकी जो बचे 4 वो आते हैं करंट अफेयर से। इस तरीके से आप कर सकते हो, और 14 आउट ऑफ मैक्सिमम आप 12 क्वेश्चन ही कर सकते हो, क्योंकि 2 तो किसी को नहीं आता, बहुत ही इधर से पूछ देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का यूज इज लाइव और प्रोसेस, लिविंग प्रोसेसेस, organism or system to manufacture products or technology. Biotechnology have been derived namely, blue technology किसे कहते हैं? marine aquatic application को। green technology किसे कहते हैं? agriculture processes को। red को medical, white को industrial। ठीक है, अच्छा कभी कंफ्यूज मत होना कि अरे इंडस्ट्रियल तो चारकोल पैदा करती है, कोल करती है, तो ब्लैक कौन सी? नहीं, वो वाइट टेक्नोलॉजी से याद रखना, कंफ्यूजिंग हो सकता है, कई एग्जाम में मैच द कॉलम के नाम पे आपको खेल सकते हैं, तो इसको याद रखना। रेड मेडिकल, वाइट इंडस्ट्रियल, ग्रीन एग्रीकल्चर, ब्लू मराइन, ये कॉमन है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल बैक्टीरिया, देखो ये कोई जरूरत नहीं है, इसको आगे बढ़ो। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी सेटअप इन ईयर 1986, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ये हुई थी डायरेक्ट, ये क्या है? डीबीटी, देखो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑल्सो सेटअप BIRSC, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल एजेंसी टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड इनोवेशन। India is among the top 12 destinations for biotechnology in the world, with approximately 3% share in global biotechnology industry. The sector is divided into 5 major segments: biopharma, vaccine drugs, bioservices, R&D, bioagri, GM crops, bioindustrial uses of microbes in paper, pulp and textiles, bioinformatics। तो देखो बायोफार्मा क्या होता है? वैक्सीन और ड्रग्स। फार्मा, फार्मास्यूटिकल्स, मतलब सुन लिया ना, वैक्सीन्स एंड ड्रग्स। बायो सर्विसेज, R&D, सर्विसेज मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बायो एग्री का मतलब GM क्रॉप्स, बायो फोर्टिफिकेशन। बेसिकली मैं आपको GM क्रॉप्स का मतलब बताऊँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखो कुछ क्रॉप्स होती हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं, मतलब ड्रॉट आया तो खत्म हो गई, तो क्या हुआ, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन क्रॉप्स का ना जेनेटिक ऑर्डर चेंज कर दिया। अब ये आपको लग रहा है ये कैसे किया? होता है ये, अभी मान लो बस होता है, ये जादू है, ये मान लो करते हैं, कर दिया। अब ड्रॉट भी आएगा ना तब भी वो लोग नहीं मरेंगी, वो फसल्स नहीं मरेंगी। अच्छा, बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? जैसे ये राइस है, ये रहा ना राइस, हाँ इस राइस को देखो, इसमें ना प्रोटीन की कमी है, तो इसको ना मॉडिफाई कर देंगे जेनेटिकली, इसको भी मॉडिफाइड कर देंगे और इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़वा देंगे। बायो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है आगे देखेंगे। हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी बी यूज इन एड्रेस वेरियस इशूज इन इंडिया? फूड सिक्योरिटी, हम देखो एग्जांपल गोल्डन राइस विद एडिशनल विटामिन ए बढ़ाया गया। मेकिंग क्रॉप्स, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, हमारे ये है, अभी ये नहीं बोला गया। देखो बना लिया है पर मास लेवल पे ये है, पर ये नहीं। और इसके आने के बाद ना इंडिया से कॉटन का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखो मेक क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव, तो फूड सिक्योरिटी में काम देगा, अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज देगा, मैंने अभी बताया। टैकलिंग डिसीज, जैसे टू फाइंड सॉल्यूशन टू थ्रेट्स लाइक जीका वायरस एंड राइज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ठीक है, जीका एक तरह का वायरस है, वायरस भी है, मॉस्किटोज से भी होता है। बायो एनर्जी, यूजेस ऑफ बायोथेनॉल एंड बायोडीजल्स इन इंडिया डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड देयर बाय प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स और एनिमल वेस्ट। देखो हो सकता है मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इसे सुनोगे और उसके बाद ये PDF पढ़ोगे ना, यू विल एस इन द एग्जाम, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसमें सब कुछ है। इथेनॉल बेनिफिट्स, अब मैं गारंटेड नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ आएगा नहीं इसके बाहर। रिन्यूएबल अर्थ फ्रेंडली बायोफ्यूल, इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल बेनिफिट क्या है? मेड फ्रॉम प्लांट्स होता है ये, हाई क्वालिटी एंड हाई ऑक्टेन, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, ये बेसिकली याद कर लेना आप लोग।
ड्रग्स में हम एडवांसमेंट कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चर में कमी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ स्टॉक, डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल न्यू जनरेशन वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक अगेंस्ट एनिमल डिसीज। तो हम नई वैक्सीन बना सकते हैं, जिससे अभी लम्फी डिसीज एक चली थी जिसमें आई थिंक काउज मर रही थी, तो ये उसमें भी काम दे सकता है। बायो रेमिडिएशन, इट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स, टर्म्ड फाइटो रेमिडिएशन और बायोलॉजिकल एंजाइम्स आर यूज टू कंज्यूम एंड ब्रेक डाउन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, एग्जांपल ऑयल जैपर्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर ये चीज़ इंपॉर्टेंट देखो, ऑयल जैपर मिक्सचर ऑफ 5 बैक्टीरिया। ऑयल जैपर क्या होता है? 5 बैक्टीरिया का मिक्सचर होता है। ऑयल स्लज, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द स्लज इनटू हार्मलेस CO2 एंड वाटर। स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है? इट इज ऑल्सो नॉन एज रीजेनरेटिव मेडिसिन विच प्रमोट्स द रिपेरेटिव रिस्पॉन्स ऑफ डिसीज्ड, डिसफंक्शनल और इंजर्ड टिश्यू यूजिंग स्टेम सेल्स और डेरिवेटिव्स। तो स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है? इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसे हम रीजेनरेटिव मेडिसिन भी कहते हैं, विच प्रमोट्स द रिपेरेटिव रिस्पॉन्स ऑफ डिसीज्ड। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई शरीर का पार्ट है, ठीक है, इसमें कुछ डिफेक्ट है, लेकिन ये ऐसा ये ठीक नहीं किया जा सकता, मेडिसिन है ना वैक्सीन है ना किसी भी तरीके से। एक स्टेम सेल थेरेपी होती है, वो डॉक्टर्स क्या करेंगे, इसके अंदर जाके इसके जो स्टेम्स है ना, स्टेम सेल जो इसके सेल्स हैं उन्हें चेंज कर देंगे, इसमें अच्छे सेल्स डाल के इसको ऐसा बना देंगे कि ये जो पहले खराब थे पूरा सही हो जाएगा और वो न्यू सेल। तो देखो नर्व सेल, ब्लड सेल, लाइफ सेल, मसल सेल, ये किसी में भी किया जा सकता है। ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी। सेल पोटेंसी इज अ सेल्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल्स। सेल पोटेंशियल होता है कि सेल की एबिलिटी होती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में वो डिफरेंशिएट कर सकें। स्टेम सेल्स आर स्पेशल ह्यूमन सेल्स दैट आर एबल टू डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स। स्टेम सेल्स वो होते हैं जो स्पेशल ह्यूमन सेल्स होते हैं दैट आर एबल टू डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स। टोटीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं? देखो टोटीपोटेंट सेल्स, ईच सेल कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल जाइगोट सेल। टोटीपोटेंट वही सेल है जिससे ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। प्लूरीपोटेंट कैन गिव राइज टू ऑल ऑफ द सेल टाइप्स दैट मेक अप द बॉडी, एग्जांपल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर कंसिडर्ड प्लूरीपोटेंट। ध्यान से समझना, प्लूरीपोटेंट सेल्स कैन गिव राइज टू ऑल द सेल्स टाइप्स दैट मेक्स अप द बॉडी, एग्जांपल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये वो जो बॉडी बनाते हैं। मल्टीपोटेंट सेल्स can develop into more than one cell type but are more limited than pluripotent cells. Adult stem cells are cord blood stem cells. तो सबसे ज़्यादा ये है, और ये जो ये है ना मल्टीपोटेंट, ये लिमिटेड है देखो प्लूरीपोटेंट सेल से। ठीक है, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्किन ब्लड सेल्स दैट हैव बीन रीप्रोग्राम्ड बैक इनटू एम्ब्रियोनिक लाइक प्लूरीपोटेंट स्टेट यूज फॉर थेरेप्यूटिक प्रोसेसेस। ठीक है, नॉट यूज। एडवांटेजेस ऑफ सेल स्टेम थेरेपी, देखो अब स्टेम सेल थेरेपी के यूजेस क्या क्या हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डीजेनरेटिव इनक्यूरेबल, जो इनक्यूरेबल डिसीज जिनको क्योर नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल डायबिटीज, हार्ट डिसीज, स्पाइनल कोड इंजरीज, पार्किंसन, अल्जाइमर्स डिसीज। देखो बहुत सारे डिसीज ऐसे हैं जिससे नहीं बचा जा सकता है, उनसे बचने के लिए स्टेम सेल थेरेपी हमारे लिए रामबाण का इलाज कर रहा है। ब्लड स्टेम यूज टू ट्रीट डिस ब्लड लाइक ल्यूकेमिया। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कैन बी यूज्ड to replaces such as bone marrow affected during chemotherapy treatments, requires only small number of cells, no risk of rejection, fast recovery, no such। तो कितने फायदे, बट देर इज ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस। कॉस्टली टेक्निक, पैसा बहुत लगेगा और पैसा है नहीं इतना धरती पे, मतलब गरीबों के पास नहीं है। डिफिकल्टी टू इन ऑब्टेनिंग स्टेम सेल्स, लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड बिफोर यूजिंग देम। इथिकल यूज एग्जाम्पल जर्म लाइन थेरेपी। देखो कई चीज़ें होती हैं, मैं करूँ या ना करूँ, ठीक है या नहीं है। जीन एडिटिंग देखते हैं, द मैनिपुलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय डिलीटिंग, रिप्लेसिंग, इंसर्टिंग DNA सीक्वेंस टिपिकली विद द एम ऑफ इंप्रूविंग अ क्रॉप और फार्म्ड एनिमल और करेक्टिंग अ जेनेटिक ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लांट ड्रॉट रेजिडेंट नहीं है तो हम उसमें क्या करते हैं, चीज़ें ऐड कर देते हैं ऐसी कि वो बन जाए, उन्हें कहते हैं जीन एडिटिंग करते हैं। उसका जीन एडिट कर दे। ये पढ़ो मत, इसको आगे बढ़ो, इस यहाँ से पढ़ो। Doudna for discovering the CRISPR-Cas9 genetic sequence which allows scientists to cut paste inside a genetic sequence। जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये आ रहा है, देखो ये कहाँ गया ये, सॉरी एक सेकंड, हाँ ये आ रहा है, ये कॉपी है ना। अब मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से कट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एक PDF है तो इसमें से कट नहीं होगा, बट आप इसको कट करके पेस्ट कर देते हैं। वैसे इन्होंने एक चीज़ बनाई जिससे हम अपने एक जीन को यहाँ से कट करके इस वाले में पेस्ट कर सकते हैं, इन दोनों ने बनाया। ठीक है, Cas9 डज द कटिंग, Cas9 भी करता है कटिंग। ठीक है, जीन एडिटिंग देखो, अब
अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि टारगेटेड मेडिसिन में काम करते हैं, बायोफ्यूल्स में, डिसीज रेजिस्टेंट में, न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सेफ्टी नहीं रह पाती उतनी, इथिकल कंसर्न्स है, रेगुलेटरी चैलेंजेस है, सुप्रीम कोर्ट हमारा बोलेगा नहीं 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 अब ये सब नहीं कर सकते आप, तो रोक देते हैं कई बार जेनेटिकली। अच्छा, रोक क्यों देते हैं? क्योंकि अब पता चले मैंने ये राइस बना दिया, मैंने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, ये नहीं बन पाया उतना अच्छा, या फिर चलो बना दिया बहुत अच्छा बन गया, पूरा अच्छे से टेस्टिंग वेस्टिंग हो गई, लेकिन यार 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें ज़रा सोचो, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के क्लाइमेट में रहते हैं, तरह तरह की जियोग्राफिकल एरिया, फिजिकल कंडीशन, किसी को नहीं सूट किया और कहीं की मेजर पॉपुलेशन मर गई तो क्या होगा? इस वजह से कई बार बिना बहुत ज़्यादा रिसर्च के नहीं करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मैंने आपको बता दिया है, बीटी कॉटन, ओनली जीएम क्रॉप अलाउड इन इंडिया विद CRY1AC जीन, ये इसका जीन है। जीन्स फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम, ये इसका बैसिलस थ्रोजेनेसिस इसका वो है बैक्टीरियम है, बीटी कहते हैं इसको। डेवलप अ प्रोटीन टॉक्सिक पेस्ट पिंक बोल्ड्रॉम, हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन, रेसिस्ट कॉमन हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट, बीटी ब्रिंजल, प्लांट रेजिस्ट अटैक्स ऑफ फ्रूट एंड शूट बोरर्स, DMH11 मस्टर्ड। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट, इसको याद रखना बस, ठीक है, और कुछ याद मत रखना, नथिंग इज नेसेसरी। हाँ, कि कहीं वो आपको कंफ्यूज ना कर दे कि इसमें से क्या अलाउड है, ये भी यहाँ ये अलाउड है, यही एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, इसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ा कॉटन में, वरना बहुत कम हो गया था, ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन अगर वो पूछे क्या बीटी ब्रिंजल भी हमने बनाया, हाँ बनाया है, HT-BT कॉटन हाँ बनाया है, DH11 मस्टर्ड हाँ हमने बनाया है। In 2002 the GEAC had allowed the commercial release of BT cotton. 2008 में क्या दिया था, more than 95% of the country cotton area has since then come under BT cotton. India is the 4th global position in hectarage under GM crops. 4th global position हमने हासिल कर ली है। Genetically Engineering Appraisal Committee is the apex body constituted in the Ministry of Environment and Forest under rules for manufacturing, use, import, export and storage hazardous microorganisms. मुझे नहीं लगता इसे आपको मुझे समझाने की जरूरत है कि इसके अंडर आता है, इसको याद रखना, ये याद रखना कि 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है, ठीक है। इश्यूज इन्वॉल्व लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स इज येट टू बी स्टडीड। देख लो, मैंने कहा था नहीं, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कुछ भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह, न्यूट्रिशन इश्यूज हो सकते हैं, कब पता चले कहीं ज़्यादा हो गया कहीं कम हो गया, कुछ लोग मरने लग गए। इम्प्लीकेशन फॉर कंज्यूमर एंड फार्मर्स, पेटेंट लॉज के पेटेंट्स के ऊपर अगर किसी ने कह दिया मैंने बनाया भाई तुम यूज़ नहीं कर सकते, पैसा दो यूज़ करने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स, कॉस्ट बेनिफिशियल, बेनिफिट से कॉस्ट सस्ता पड़ता है, बेटर टॉलरेंस, सिर्फ देखो यहाँ जीएम क्रॉप्स की बात हो रही है, बेटर टॉलरेंस होती है, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाता है, जैसे इंप्रूव क्रॉप प्रोटेक्शन बच जाती है वायरसेस से, बैक्टीरिया से, इंसेक्ट से, इंक्रीज टॉलरेंस टुवर्ड्स हर्बिसाइड्स, इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, ईल्ड बढ़ा देता है। ईल्ड मतलब अगर इस 100 गज के एरिया में 50 पेड़ उग रहे थे तो अब इस यहाँ 100 उग रहे हैं, ठीक है। लेबर इनपुट कम हो जाता है, ठीक है, मतलब इस इतने से एरिया में आपको पहले 100 लेबर लगानी पड़ती थी, अब 15 ही लगानी पड़ रही है, ये फायदा। रिड्यूस यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, आपने सुना है ना, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड डिक्लोफिनैक जैसे केमिकल से कितना नुकसान हुआ है ना, तो वो भी एलिमिनेट कर देता है। पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर जीएम क्रॉप्स, कोडेक्स एलिमिनेटिव कमीशन, कोडेक्स, इट इज़ अ जॉइंट FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, डेवलप प्रिंसिपल्स फॉर द ह्यूमन हेल्थ, रिस्क एनालिसिस ऑफ जीएम फूड्स इन 2003, प्लीज इसे याद रखना। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जीएम फूड इंपोर्ट्स, अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फूड कुछ भी आ रहा है इंडिया में तो उसे यहाँ से गुजरना पड़ेगा। जीएम फूड इंपोर्ट्स रिक्वायर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ ध्यान से समझो, क्योंकि इसके अलावा मुझे लगता है आपको कहीं 6th से लेकर 10th की NCERT पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत मगजमारी करने की जरूरत। दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। फूड फोर्टिफिकेशन, डेलिब्रेट एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, देखा ना आपने, दूध में पता चला उन्होंने कुछ ऐसा मिला दिया कि दूध का न्यूट्रिशन ही बढ़ गया। पता चल रहा है सॉल्ट को पत्थर के नाम पे घसीट घसीट के सॉल्ट वो दाल की तरह दिखाया जा रहा है, सॉल्ट कह रहा हूँ मैं, तो ये आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब आयोडीन ज़्यादा ऐड कर दिया। फसाई हैज़ इंट्रोड्यूस F+ लोगो टू आइडेंटिफाई फोर्टिफाइड फूड्स। देखो एक होता है कि मिलावट कर दी, एक होता है कि हमने क्या किया ना, उसमें न्यूट्रिशन ऐड कर दिया, जैसे टोन्ड मिल्क हो गया या फिर 45F+F का मतलब क्या होता है ना, देखो आपके मिल्क में एक पर्टिकुलर की न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है और वो नहीं बढ़ रही है, वक्त के चलते कम हो गई है, तो क्या होगा ना, इसमें हम लोग वो न्यूट्रिएंट ऐड कर देंगे अलग से, तो इस पर ना एक +F का लोगो दे देगा FSSAI कि ये फोर्टिफाइड फूड है।
फूड फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अब जहाँ बच्चों को एक गिलास दूध पीने में अगर 2% प्रोटीन मिल रहा था, 5% मिल रहा है। बायोफोर्टिफिकेशन इट इज़ द आइडिया ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, ये एक आइडिया होता है कि हम क्रॉप्स को ब्रीड कर सकें ज़्यादा, कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकें। आयरन बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ, हमने राइस में आयरन बढ़ाया, बीन्स में आयरन बढ़ाया, स्वीट पोटैटो में बढ़ाया, कसावा में बढ़ाया, लेग्यूम्स में बढ़ाया। याद रखना बायोफोर्टिफिकेशन किसका किया गया है, राइस, बीन्स, स्वीट पोटैटो, कसावा, लेग्यूम्स। कसावा वाज इन द 2020 प्रीलिम्स पेपर, सो प्लीज इसे याद रखना। कसावा, लेग्यूम, स्वीट पोटैटो, बीन्स, राइस में आयरन बढ़ाया गया। एज अ जिंक किसमें, व्हीट, राइस, बीन्स, स्वीट पोटैटो, मेज। एक सेकेंड, लेट मी क्लीन द स्क्रीन। ओके, प्रो विटामिन ए, कैरेटनोइड बॉटिफिकेशन ऑफ स्वीट पोटैटो, मेज एंड कसावा। देखो कसावा ये मेन है। कसावा तो ये किया गया है, गोल्डन राइस विटामिन ए में बढ़ाया गया है, विटामिन ए बढ़ाया गया, गोल्डन राइस। देखो राइस के अंदर विटामिन ए बढ़ाया गया और उसे गोल्डन राइस कह दिया गया। एमिनो एसिड और प्रोटीन बायोटिफिकेशन ऑफ सोरगम एंड कसावा। ठीक है, हाई यील्डिंग क्रॉप वैराइटीज प्लस हाई न्यूट्रिएंट क्रॉप वैराइटीज इक्वल टू बायोफोर्टिफाइड फूड क्रॉप्स। हल्के में समझो वही अच्छा है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, इंप्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ ह्यूमन, रिजल्टेंट पेस्ट इन सबसे बचाता है, हाई यील्ड होती है, सप्लीमेंटेशन करता है, रीच द पुअरेस्ट तक पहुंचता है, हाईली कॉस्ट सस्टेनेबल होता है। चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ड्यू टू कलर चेंजेस। अब मेरी बात सुनो, हम जिंदगी में हमने सफ़ेद चावल खाया, अचानक से हमें कोई गोल्डन राइस ला के दे देगा जो गोल्ड कलर का होगा, पीला पीला, हम नहीं खाएंगे। हम कहेंगे भैया ये क्या दे रहे हो, ये हमें मार देगा। ठीक है, ये पहला। लास्ट वाला, रीच ऑफ फोर्टिफाइड फूड रिमेन्स अ बिग चैलेंज, पहुंच नहीं पाता लोगों को। एडॉप्शन ऑफ फार्मर्स, कॉस्ट इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन, पैसा लगेगा। अगर आप फूड फोर्टिफिकेशन का बना रहे हो तो पैसा तो लगेगा ही। स्लोअर प्रोसेस होता है भाई, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा।